जापान की फ्लाइट JAL फ्लाइट 907 जब जापान के हनेदा एयरपोर्ट से रवाना होने की तैयारी में था। यह एक बोइंग 747 विमान था जो कोकिनावा के नहा एयरपोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसमें कुल मिलाकर 427 लोग मौजूद थे। इनमें 411 पैसेंजर थे और 16 क्रू मेंबर थे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बोइंग 747 को विश्व में सबसे ताकतवर और मजबूत माना जाता है और इसके लंबे आकार के कारण इसमें एक साथ कई यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और तथ्य यह भी है कि इस विमान को उड़ा पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है और इमरजेंसी के वक्त तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए बड़ी हवाई दुर्घटना में इस विमान का नाम पहले आता है। 31 जनवरी 2001 वहीं दूसरी तरफ जापान की एयरलाइंस का एक दूसरा विमान फ्लाइट नंबर 958 भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। यह एक मैकडोनाल्ड्स डगलस DC-1014 विमान था जो साउथ कोरिया से जापान के नरिटा एयरपोर्ट पर वापस आ रहा था। इस विमान में कुल 250 यात्री मौजूद थे जिसमें 237 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर मौजूद थे। फ्लाइट 907 जापान के टोक्यो शहर से रवाना हो रही थी और वहीं पे फ्लाइट नंबर 998 टोक्यो एयरपोर्ट पर ही लैंड करने वाली थी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों फ्लाइटें टोक्यो के दो अलग अलग एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी और उनके बीच का फासला महज 80 किलोमीटर का ही था, जो हवाई मुसाफरी के दौर से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों विमानों के बीच एक ऐसा भी समय और मुसीबत आने वाली थी कि ये दोनों विमान एक ही रास्ते से गुजरने वाले थे। अनुमान जब कभी भी ऐसी दुविधा उत्पन्न होती है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले यह रास्ता निकालते हैं कि एक विमान उसी जगह ऊंचाई से निकल जाएगा और दूसरा विमान उसके नीचे से। ऐसे में दोनों विमानों के बीच कम से कम 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए और सुरक्षा के चलते यह तय किया गया था कि इन दोनों विमानों के बीच कम से कम 2000 फीट की दूरी रखी जाएगी जिससे गलती और दुर्घटना की कोई गुंजाइश ना हो। आपको बता दें कि एयर कंट्रोल एक ऐसी संस्था होती है जो विमानों पर उनकी ऊंचाई पर नजर रखती है। जैसे जमीन पर ट्रैफिक पुलिस का काम होता है किसी दुर्घटना को रोकना, वैसे ही एयर कंट्रोल का काम होता है अवकाश से दुर्घटना को रोकना। और यह संस्था यह देखती रहती है कि कहीं कोई विमान आपस में टकरा न जाए और हर देश की ATC यह काम बहुत ही समझदारी और जिम्मेदारी से करती है। और इसी जिम्मेदारी के चलते उन्हें उन दोनों फ्लाइट्स को कमांड देना था कि वो दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरने वाली थी और उन्हें इस बात की सूचना देना आवश्यक था कि दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ऐसी दिक्कतें एविएशन इंडस्ट्री में हर दिन होती रहती है, इसीलिए इन दोनों का एक दूसरे के सामने आना भी कोई चिंता का विषय नहीं था। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं अनचाही भी घट जाती है। इसे दुर्भाग्य कहे या प्रशासन की गलती कि इतने खतरनाक और नाजुक काम को करने के लिए उन्होंने 26 वर्षीय हिडेकी हचितानी को चुना जिसको ज्वाइन किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। पर असल में देखा जाए तो यह समस्या इतनी भारी परिस्थितियों को भी संभालने की नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों प्लेन के अलावा हिडेकी को 12 और प्लेन की स्थितियों को जानने का काम दे दिया गया था जिसके चलते वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और कौन से विमान को कौन सा कमांड देना है। बेहद मुश्किल स्थिति में होने के कारण वो कंफ्यूज हो गए कि कौन से प्लेन को कौन सा संदेशा देना है और इसीलिए उन्होंने फ्लाइट 958 की बजाय फ्लाइट नंबर 907 को नीचे आने का आदेश दे दिया। और जब इंटरप्शन आया तब फ्लाइट 907 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और फ्लाइट 958 37,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पर हिडेकी को फ्लाइट नंबर 958 को 1000 फीट नीचे आने का कमांड देना चाहिए था जिससे उसके और फ्लाइट 907 के बीच में 2000 फीट का अंतर आ जाता। लेकिन गलत डिसीजन और इंस्ट्रक्शन देने के कारण यह बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 907 के पायलट को आश्चर्य हुआ कि उन्हें नीचे आने का कमांड अचानक क्यों दिया जा रहा है, लेकिन सवाल करने के बजाय उसने एयर ट्रैफिक की कमांड को फॉलो किया और उन्होंने 1000 फीट नीचे यानी कि 37,000 फीट पर उड़ने का फैसला किया जिसके कारण यह एक भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि अब दोनों ही प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे जिसका मतलब यह होता है कि अब दोनों ही प्लेन टकराने वाले थे। लेकिन दोनों में से एक भी प्लेन के पायलट को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह टकराने वाले हैं। लेकिन जब हिडेकी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने उतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है तब उसने इस बात की सूचना पायलट को देने की हिडेकी ने पूरी की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय बुरा चल रहा होता है तब सब आपके विपरीत होता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हिडेकी का मैसेज किसी भी पायलट के पास नहीं पहुँच पाया और इसीलिए इस टक्कर को रोक पाना किसी भी असंभव से कम नहीं था। बात की गहराई को समझते हुए हिडेकी ने उसने इस बात की सूचना अपनी बड़ी ATC ऑफिसर यासुको मोमी को दी। मामले के बारे में सुनकर वो भी हैरान हो गई, लेकिन यह समय हैरानी का नहीं था बल्कि तुरंत कदम उठाने का था। घबराहट में उन्होंने तुरंत ही ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड किया जिसे सभी पायलट सुन सकते थे और वो भी सभी को यह बात पहुँचा रही थी।
और उन्होंने घबराहट के चलते फ्लाइट 907 की जगह 957 को कॉल देनी शुरू कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त फ्लाइट 957 इस क्षेत्र में उड़ान नहीं भर रही थी और इस वजह से किसी ने भी इस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। हड़बड़ी के चलते यासुको को यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि वो गलत फ्लाइट को पुकार रही है और इस समय पूरा ATC डिपार्टमेंट देखने के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ये वही समय था जब जापान अपने इतिहास का सबसे बड़ा विमानी हादसा देखने वाला था, जिसमें 600 से भी ज़्यादा यात्रियों की मौत होने वाली थी। और आखिरकार वो समय आ ही गया कि दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों प्लेन को सामने देख दोनों ही पायलट हैरान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे इस पल का मतलब तबाही और मौत के अलावा कुछ भी नहीं था। कोऑर्डिनेटर की वजह से वह कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि अगर जरा से भी तालमेल में गड़बड़ी हुई तो वो दोनों कहीं जमीनी हिस्से पर क्रैश न हो जाए, जिससे और भी ज़्यादा मौतें होगी। और इस असहाय सिचुएशन में बस दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे और हर सेकंड दोनों प्लेन एक दूसरे के सामने आगे बढ़ रहे थे। हर सेकंड दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हादसे के महज कुछ ही सेकंड पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। फ्लाइट 907 के पायलट, जो कि बोइंग 747 विमान उड़ा रहे थे, असफलता के ज़्यादा चांसेस होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी गति के साथ प्लेन के मुंह को नीचे की तरफ कर दिया। अचानक लगे इतने बड़े झटके के कारण सभी लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। जिस समय पायलट ने प्लेन का मुंह नीचे तक किया था, उस समय विमान में चाय परोसी जा रही थी, और जब विमान से अचानक धक्का लगा तो क्रू मेंबर के हाथों की चाय कितने ही यात्रियों के शरीर पर फैल गई। कई यात्री तो ऐसे भी थे जो अपने आगे वाली सीट पर भीड़ गए थे और उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी। पर उधर समस्या अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि असली जंग का सामना तो दोनों पायलट कर रहे थे, क्योंकि फ्लाइट 958 ने अपनी गति में कोई भी बदलाव नहीं किया था और वह लगातार आगे बढ़ती आ रही थी। इसका कारण यह था कि अगर वह उसकी गति को कम कर देते तो बीच हवा में ही उनका बैलेंस बिगड़ने लगता, जिससे विमान की ऊंचाई पर भी फर्क पड़ सकता था और विमान नीचे की ओर झुक सकता था। ऐसी आपातकालीन स्थिति में अगर फ्लाइट नंबर 957 नीचे की ओर जाती तो उसे फ्लाइट 907 से टक्कर होने से कोई नहीं रोक सकता था, जो पहले से भी कई गुना ज़्यादा तबाही मचा सकती थी। और इसीलिए फ्लाइट 958 के पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को स्थायी स्थिति में ही रखना उचित समझा, और यह किसी भी पायलट के द्वारा लिया गया इतिहास का सबसे बड़ा कदम था, जिसका अंजाम क्या होने वाला था यह दोनों ही पायलट नहीं जानते थे। उधर बहुत तेज गति के साथ जैसे ही वह समय आया जब दोनों विमान एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, तो भाग्यवश फ्लाइट 907 नीचे की ओर जा चुकी थी। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा था, यह अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फ्लाइट 907 के पायलट के अनुसार उनके और फ्लाइट 958 के बीच एक पल के दौरान महज 20 से 30 फीट की दूरी रह गई थी। यानी कि उस समय में टाइमिंग में अगर कुछ सेकंड का भी गड़बड़ होता तो वह दोनों विमान आपस में टकरा जाते। लेकिन यह भगवान का चमत्कार ही था। इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी दोनों विमानों में से किसी एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि सारे यात्री सुरक्षित अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और अगर बात करें चोटिल यात्रियों की, तो इतनी तेज गति से नीचे झुकने की वजह से फ्लाइट 907 के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और कुछ को तो बहुत गंभीर चोटें भी आई थी। एक औरत का पैर कुर्सी के कोने से लगने की वजह से टूट गया, और अचानक झटका लगने की वजह से एक आदमी का सर पीछे लगी कुर्सी से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और उसे काफी गंभीर चोटें आई थी। कुल मिलाकर फ्लाइट 907 के 9 यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। वहां 91 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनमें से ज्यादातर के शरीर पर जलने का असर पड़ा था। और बात करें दूसरे विमान की यानी कि फ्लाइट 958 की, तो उसमें से किसी भी यात्रियों को कोई भी तरह की चोट नहीं आई थी, क्योंकि उसने अपनी गति और अपनी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। जितने भी यात्रियों को इस घटना में गंभीर चोटें लगी थी उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें सब 2 से 3 दिन में ठीक हो गए थे। लेकिन इस लापरवाही का भुगतान करना तो जरूरी था, और इसके तहत हिडेकी को 1 साल की सजा सुनाई गई और उसकी सीनियर ऑफिसर यासुको मोमी को 1 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई। हालांकि गुड लक के कारण यह दोनों विमान आपस में टकराने से तो बच गए थे, पर जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह दोनों विमान आपस में टकरा जाते तो उस भयंकर मंजर के बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। और दाद देनी पड़ेगी उस फ्लाइट के पायलट की, जिसने बोइंग 747 जैसे खतरनाक विमान को बड़ी सूझबूझ से चलाया और इतनी बड़ी दुर्घटना होने से भी बचा लिया। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहे, सुरक्षित रहे।